टॉपिक है अपना लो टेम्परेचर या हाइपोथर्मिया। पेज नंबर 99 जो अपन ने खत्म किए वो था सनस्ट्रोक, जो कि अत्यधिक गर्मी की वजह से होता है, या लो टेम्परेचर। थर्मिया मतलब होता है थर्मल से, थर्मल मतलब हीट। और हीट के कारण सनस्ट्रोक होता है और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाए। गुड मॉर्निंग सर। तो हाइपोथर्मिया या लो टेम्परेचर। गुड मॉर्निंग सर। और उसमें अपन देखेंगे आज। गुड मॉर्निंग निशा, गुड मॉर्निंग अयोध्या प्रसाद जी, गुड मॉर्निंग। फॉल्टल वायर बिल्कुल रखती रिकॉर्डिंग मस्त पता कम। गुप्ता जी क्या बात है, आपने छुट्टी तो घोषित नहीं कर दिए थे, आज बहुत कम अटेंडेंस है। अभी जुड़ रहे हैं सर लोग और जुड़ रहे हैं। डलवा दिए थे, हाँ बहुत स्लोली जुड़ रहे हैं क्योंकि 9:05 हो गए हैं, 7 मिनट हो गए अभी। हाँ गुड मॉर्निंग मंगेश जी, रीना गुड मॉर्निंग। कल हमने मैसेज डाल दिए थे जबकि कि जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं रहेगी, क्लास लगी। उसका कारण था कि एक तो छुट्टी नहीं रखते और दूसरी बात कल यहाँ नेटवर्क की बहुत ही ज्यादा समस्या थी और लाइट भी नहीं थी रात भर, और कंप्यूटर पूरा बैटरी डाउन हो गई थी। और जब पढ़ा रहे थे उस टाइम सोचे थे 9 बजे, तब भी लाइट नहीं आई, तो फिर कैंसिल करना पड़ा, इसलिए आज अपन को लेना पड़ा। वॉइस कंजेशन हो रहा है, नॉट क्लियर। अभी भी देखो आप, डिस्टरबेंस से कुछ जगह से वॉइस क्लियर ना हो पाने की कंप्लेंट आ रही, तो इसलिए अपन स्लोली पढ़ाएंगे। क्या ये चैप्टर जो वाला ये वाला जो है वो हाइपोथर्मिया या लो टेम्परेचर, ये टॉपिक वैसे ही बहुत छोटा है और अपन शुरू करेंगे, और शुरू करके अगर खत्म हो जाए तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, इंसेक्ट बाइट। और इसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे वो पूछ सकते हैं स्टूडेंट। और हाइपोथर्मिया लगभग 50 लोग जुड़ जाएं तो अपन शुरू कर देंगे। बाकी इसका इंट्रोडक्शन हम जब तक बता देते हैं। हाइपो का मतलब होता है काम। हाँ गुड मॉर्निंग मुन्नी, हैप्पी जन्माष्टमी। सैल मंसूरी जी को हैप्पी जन्माष्टमी, गुड मॉर्निंग। ये जो आज फेस्टिवल है उसकी शुभकामनाएं। हाँ, कन्हैया जी का जन्मदिन। और पेज नंबर जो है वो 99 है। शिवराज सिंह राजपूत जी पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग मोहिनी का। तो अपनी बॉडी, हाँ बोलिए प्रजापति जी। अच्छा गुड मॉर्निंग कर रहे थे, हाँ गुड मॉर्निंग जी सर। बॉडी का जो टेम्परेचर है, हाँ आपको भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जैसा अपन देखते हैं कि भाई 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अपनी बॉडी का टेम्परेचर रहना चाहिए। और बॉडी का टेम्परेचर रहता है ब्लड से। कभी कभी कोई डायलेक्ट अपन ने मारते हुए सुने होंगे कि तुम्हारे खून में बहुत गर्मी है। तो खून में गर्मी का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये अपने आप में इतनी क्षमता रखती हैं कि ये बॉडी को गर्म बनाए रखती है। और ब्लड का जो बॉडी का तापमान या टेम्परेचर, इनके कारण बहुत ज्यादा
हॉट रहता है। थोड़ा सा एग्जाम देके बताएंगे हम एग्जाम्पल। टायर सड़क पे जब चलते हैं और कभी देखे होंगे आपने कि 30-40-50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो टायर अगर मान लो 80 के या 60 की स्पीड से चले और उस या चलाएं आप खुद, और उसके बाद गाड़ी से गर्म लगते हैं टायर, और गर्म लगते हैं तो नरम हो जाते हैं, और नरम होते हैं तभी वो सड़क पे चल पाते हैं, और नहीं तो वो सड़क पे कैसे चलेंगे? जैसे वो रोड रोलर रहता है तो फिर वो उस टाइप की नौबत आ जाती है। यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी बहुत प्रेशर से तेजी है वो बनाए रखती है, बहुत तेजी से चलती हैं, तापमान को बनाए रखती हैं। इसी का जो एक और एग्जाम्पल है, जो सूरज या सूर्य बहुत तेजी से घूमता है, जो अनकाउंटेबल है, उसकी तेजी इतनी ज्यादा है, अपनी जगह पे घूमता है, परंतु ऐसे ही जो है वो सूरज भी बहुत तेजी से अपनी जगह पे घूमता है, जिसके कारण गर्मी पैदा हो। ऐसे ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट इतनी तेजी से बहती हैं कि अपना शरीर जो है वो गर्म हो जाता है, और जो प्रेशर या तेजी रहती है वही अपन ब्लड प्रेशर से नापते हैं, और उसको नॉर्मल माना गया है कि भाई 120 अगर रहेगा, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक रहेगा, तो किसी व्यक्ति का जो तापमान है वो फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बना रहेगा। अब अपन इसी को तेज और कम में देखें तो जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको अपन कहते हैं, आप उसका सिर झुक कर देख सकते हैं कि उसका सिर भी जो है वो गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड का प्रेशर है वो तेजी से बह रहा है, तो जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहता है। अब आज का जो चैप्टर है इसका अपोजिट है कि जब किसी व्यक्ति का ब्लड का प्रेशर बहुत कम रहता है तो उसका बॉडी का जो तापमान है वो भी कम हो जाता है। उसी को अपन हाइपोथर्मिया या लो टेम्परेचर कहते हैं। अब इसमें जो कंट्रा इंडिकेशन वाली बात आप लोगों के जेहन में आ रही होगी कि कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है फिर भी उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो ये कंट्रा इंडिकेशन जो है वो ब्रेन से, लंग से अथवा हार्ट से रिलेटेड होता है कि क्या ऐसी तकलीफ है कि जिसके कारण उसका बॉडी का टेम्परेचर तो ज्यादा है परंतु उसके ब्लड का प्रेशर कम। इन्हीं को हम पैथोलॉजी या डिसीज हैं जो इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते। ठीक है। मेंटल हेल्थ जो है वो चैप्टर है। मेंटल हेल्थ में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य, बोले गए शब्द और उसकी उपलब्धि, ये सब चीजें अगर इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। चाइल्ड के हैंड ज्यादा हॉट होता है। कन्हैया लाल जी पूछ रहे हैं कि बच्चों के हाथ बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं। लगता है इन्हें जो है वो 2-4 बच्चों का ही आकलन किए होंगे। थोड़ा सा और ज्यादा बच्चों के देखें, हर बच्चे के हाथ गर्म नहीं रहते, फिर भी बच्चों के हाथ अगर आपको गर्म मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका पेरिफेरल ब्लड प्रेशर जो चारों तरफ घूमता है जैसे पैर में, हाथ में, वो ज्यादा है बनिस्बत हार्ट। हार्ट का ब्लड प्रेशर कहलाता है सेंट्रल ब्लड प्रेशर, और हाथ पैर जो ठंडे हो जाते हैं वो पेरिफेरल ब्लड प्रेशर कम हो जाने की वजह से। तो ये कुल मिला के इस तरह से अब अपन देखते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ब्लड के द्वारा है, और इसी कारण जितनी भी चीजें अपन शरीर से, अच्छा हेड, हाँ कन्हैया लाल जी बोल रहे हैं कि हेड मूला, उसमें हैंड लिखा था, हाँ
हेड जो गर्म रहता है वो उसका कारण ये है कि उनके जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई रहती है उसमें एक गुच्छा बनता है जो सर्किल ऑफ विल्स लास्ट टाइम अपन ने बताए थे। सर्किल ऑफ विल्स या गुच्छा बनता है और वो गुच्छा उम्र के बढ़ने के साथ साथ फैलते जाता है। जब तक वो गुच्छे के रूप में ब्लड सप्लाई रहती है तो बच्चों के शरीर के हेड का तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है। हेड का तापमान ज्यादा रह सकता है, हैंड का नहीं। हमारे को हैंड पढ़ लिए तो हो सकता है, तो वो हेड का तापमान इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि ब्लड सप्लाई के लिए एक गुच्छा बनता है और उम्र के साथ साथ वो अलग होते जाता है। तो जितनी भी चीजें हम बॉडी से खारिज करते हैं जैसे यूरिन है, स्टूल है, सीमन है या बर्थोलिन ग्लैंड का सीक्रेशन इन केस ऑफ फीमेल और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं का मिल्क और अपना सलाइवा जो अपन थूकते हैं, ये सभी चीजें गर्म निकलती। सर मैंने ऑब्जर्व किया, पढ़ नहीं पाए हो, किसी ने क्वेश्चन किया था। खैर अभी अपन लो टेम्परेचर या हाइपोथर्मिक पेज नंबर कितना है? हाँ, तो ये जितने भी सीक्रेशन है वो गर्म निकलते हैं। पेज नंबर है 99 गुंजना। हाइपोथर्मिया बहुत ठंडे तापमान के लंबे समय तक संपर्क के कारण होता है। जब ठंडे तापमान के संपर्क में आते हैं तो शरीर गर्म ऊर्जा पैदा होने की तुलना में तेजी से होना शुरू कर देती है। ये जो अपन बता रहे थे कि ब्लड से तेजी से बहने के कारण जो ऊर्जा आती है, ऊर्जा हम कहते हैं एनर्जी को, और जो एनर्जी आती है अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टाइम तक लंबे समय तक ठंड के एक्सपोजर में रहे और नेक अक्सर ठंडे तापमान के संपर्क में रहे तो उससे जो टेम्परेचर है बॉडी का वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और ऊर्जा पैदा होने की मतलब जो एनर्जी है वो प्रोडक्शन होने के बजाय होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अपन ठंडे प्रदेशों में देखते हैं, शिमला, मैसूरी और वहां जाते हैं अपन, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है तो उसको टेम्परेचर अपने शरीर से निकल ना जाए, इसी कारण अपन जो है वो गर्म कपड़ों को ओढ़ते हैं ताकि वो टेम्परेचर बना रहे। और यदि मान लो कोई गर्म कपड़े का इस्तेमाल नहीं करता या करता भी है उसके बाद भी तापमान बहुत कम है, बॉडी का तापमान धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। सैल मंसूरी जी ने पूछी है कि क्योंकि ये जगह जो है वो कम है और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण आर्टरी ब्रेन के लिए जाती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। साथ ही साथ वापस लाने के लिए जो ब्लड है वो वेन रहती है, इंटरनल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एंटीरियर जुगुलर वेन। तो यहाँ पर बहुत कम जगह से बहुत सारी आर्टरी और वेन जाने के कारण यहाँ ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहता है, इसलिए गर्दन का तापमान हल्का सा गर्म रहता है बॉडी की तुलना में। अब लंबे समय तक कम तापमान में एक्सपोजर होने पर शरीर संग्रहित ऊर्जा या स्टोर एनर्जी का उपयोग करेगा जिससे शरीर का तापमान और कम हो जाता है। तो जब कभी अगर ऐसा वो पड़ जाता है मौका जहाँ पर काफी ठंडे समय तक अगर रहा जाए तो शरीर का तापमान बढ़ने के बजाय कम होते चला जाता है। बहुत कम शरीर का तापमान या लो बॉडी टेम्परेचर ब्रेन को प्रभावित करता है जिससे पीड़ित स्पष्ट रूप से सोचने समझने की क्षमता से असमर्थ हो जाता है। यह हाइपोथर्मिया का विशेष रूप से डेंजरस बना देता है और इसी कारण फिर ब्रेन में स्पीड से ब्लड प्रेशर नहीं पहुंच पाता तो व्यक्ति जो है वो सोचने समझने की शक्ति खो देता। बस उसको एक ही चीज का ध्यान रहता है कि कहीं से आग मिल जाए तो उसको ताप ले, कोई चाय दे दे तो पी ले, चाय नहीं दे तो वाइन दे दे तो वाइन से थोड़ी गर्मी आ जाती है। हाँ, अब कुछ लोग पूछेंगे कि वाइन से कैसे गर्मी आती, तो अपन जानते हैं कि वाइन में जो है वो
एक्साइटिंग मटेरियल रहता है अल्कोहल, और वो ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देता है, इसलिए गर्मी आती है, बस और कोई बात नहीं रहती। अगर ब्लड को प्रेशर को बढ़ाने वाले और कोई टैबलेट खा रहे हैं जो, और चाय है, जैसे चाय पीजिए, गर्म दूध पी लिए, तो ये आ जाती। राम मिश्रा जी, फोन नंबर तो भेज दिया आपने, पर ये आप बहुत दिन से क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, गायब हैं, क्या बात? जी सर, एक्चुअली थोड़ा चले गए थे, फोन भी खराब हो गया था। अच्छा, ठीक है। तो आपने जो मुनाया मोबाइल नंबर भेज दिए हैं, वो गुप्ता जी ने नोट किए हैं, और वो इसमें रिस्क फैक्टर देखें अपन की हाइपोथर्मिया या लो बॉडी टेम्परेचर होने के चांसेस रहते हैं। नो क्वेश्चन साहब, मंगेश गुर्जर। हाँ, माल न्यूट्रिशन और एनी इनएडिक्वेट फूड, अपर्याप्त भोजन, इसमें यदि कोई व्यक्ति अपनी बॉडी वेट और किए गए कार्य की तुलना में खाए गए या इनटेक किए गए भोजन की मात्रा एडिक्वेट नहीं रहती, तो भी उसको हाइपोथर्मिया हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति की हैबिट है कि वो 3 रोटी और चावल सब्जी दाल खाता है और अपना कार्य दिन भर करता है, अब उसके द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा दिया जाए और उसके द्वारा दिए गए भोजन, जो अपन भोजन दे रहे हैं, वो वैसे की वैसी रहने दिया जाए और कार्य को बढ़ा दिया जाए। जब वो एक ट्रक जो भरता है, अगर मजदूर की बात करें, और उसमें 100 बोरी आती हैं और वो रोज 100 बोरी उसमें रखता है और खाना जितना अपन ने बताया उतना खाता है। अब अपन उसको अगर बोले कि नहीं, एक काम करो, तुम 25 बोरी और रखो, 100 बोरियां हो जाएंगी उसकी, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा बढ़ गई, परंतु भोजन की मात्रा अपन वैसे ही रखेंगे, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर 2 या 3 दिन में फिर डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनटेक और आउटटेक, जिसको अपन कहते हैं सप्लाई और डिमांड, ये चीजों में अगर अंतर आता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है। उस गर्मी के दिनों, ठंड के दिनों में अगर जाता है, वृद्ध या वयस्क की तुलना में, एल्डर और ओल्ड की तुलना में, ओल्ड व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम रहता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है, भला ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे, परंतु फिर भी बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है। उसका कारण हम बता दें कि जो ऑर्गन रहते हैं वो शिथिल हो जाते हैं, जैसे लीवर है, स्किन है, जैसे अपन ने बताया कि स्किन में भी जो है वो झुर्रियां होने लगती है, यहाँ झुर्रियां होने लगती है, तो वो उस प्रेशर को मेंटेन नहीं करती और उसका प्रेशर वेन आर्टरी की वजह ऑर्गन में प्रेशर बढ़ जाता है, लीवर में, किडनी में, तो दूसरे ऑर्गन जो है वो उसके प्रभावित होते हैं और उनमें प्रेशर बढ़ा रहता है, परंतु बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन रहता है। प्रेशर बढ़ने के बाद ओल्ड रूम, स्पेशली चिल्ड्रन, ठंडे बेडरूम में बच्चे अगर सो रहे हैं, कोई नाला है बगल में, जहाँ नदी है जो बिल्कुल दीवार से सट के जा रही है, जैसा अभी अपन ने शिमला में कई घटनाएं देखी हैं जिसमें लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ गिरे और नदी के किनारे जो घर थे वो भी गिरे। इतने किनारे में अगर घर बनाएंगे तो उससे ठंडक रहेगी दीवारों में, छत में, और ठंडक रहने से जो घर का तापमान है वो भी बहुत ज्यादा कम रहेगा। ऐसे में जो है वो बच्चों का तापमान कम हो सकता है अगर ठंडे बेडरूम में बच्चे सो रहे हैं, या कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू एसी का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, पंखा बहुत तेज चला रहे हैं, तो भी जो है वो बॉडी का टेम्परेचर गिर सकता है। आउटडोर फॉर लॉन्ग टाइम, एक्स होमलेस, हंटर, जैसे कुछ लोग लंबे समय तक बाहर रहते हैं, बेघर या शिकारी से बने हुए मकानों में रहते हैं, लकड़ी जो है वो टेम्परेचर को रोक नहीं पाती जो सीमेंट की दीवारें रोकती, तो ऐसे स्थिति में जो बेघर हैं इधर उधर सोते हैं, फुटपाथ पे सो जाते हैं, आसरा कहीं मिल जाए वहां सो जाते हैं, या शिकारी जो लकड़ी के मकान में सो जाते हैं,
किसान है जो मचान पे सो जाता है, ऐसी स्थिति में भी जो है वो बॉडी के टेम्परेचर गिरने की संभावना रहती है। अल्कोहल या ड्रग अब्यूज, जो लोग शराब पीते हैं या अवैध दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो शराब पीने के बाद उनका बॉडी का टेम्परेचर तत्काल बढ़ जाता है। परंतु घंटे 2 घंटे बाद फिर टेम्परेचर डाउन होना, उसका फिर पहले टेम्परेचर बढ़ता है और उसके बाद डाउन होना शुरू करता है। और कुछ दिनों में फिर वो जो आदी वाले लोग रहते हैं, एडिक्शन वाले, वो लोग जो है हाइपोथर्मिया या लो बॉडी टेम्परेचर से सफर करते हैं। अब इसमें क्लिनिकल फीचर देखें कि किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो शिवरिंग होगी, कपकपी, पेशेंट को जो है वो उसमें कपकपी होगी, जैसे ठंड के दिनों में जो सिम्टम आते हैं, फटीग, उसको थकावट होगी, वीकनेस, कमजोरी की फीलिंग्स होगी, डिलीरियम फ्रॉम भ्रम की स्थिति रहेगी। वो जो है वो ठंड के कारण इधर उधर लिपटा बैठा रहेगा, कंबल चद्दर ओढ़ा रहेगा। मोहम्मद कैसर आलम, म्यूट करें अपना, आवाज बहुत आ रही है। डिलीरियम या भ्रम की स्थिति, प्रताप सिंह आप भी माइक म्यूट कर लीजिए। लड़खड़ा, ट्रेमर इन हैंड, लड़खड़ाते हाथ, जैसे कि लिखते समय या चाय वगैरह ला रहे हैं तो कपकसी जो है वो ऐसी हिले, या लिखते समय हाथ, बोलते समय दांत किटकिटाना, इस तरह की कंप्लेंट होती। मेमोरी लॉस, स्मृति हानि, जो याददाश्त है वो कम होती जाती है ठंड की वजह से। स्लटर स्पीच, कर्कश आवाज, या फिर वो दांतों को चबा के फिर बोलता है क्योंकि उसको कटकटाहट होती है। और ड्राउजीनेस यानी तंद्रा। विद्या हीरालाल प्रजापति, माइक कर दें। ड्राउजीनेस, तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है गफलत। कभी वो आपकी बात सुन रहा है, कॉन्स्टेंटली सुन रहा है, आप देख रहे हैं कि पेशेंट के चेहरे पे कोई भाव नहीं आ रहा है, चेहरे पे कोई ऐसे एक्सप्रेशन आर नॉट फील द पेशेंट आफ्टर टॉक समटाइम, तो वो, और फिर इसके बाद जब अपन बोलते हैं कि आपने सुने, तब वो फिर एकदम से नींद से जागता है। तो ऐसी गफलत या तंद्रा में जो है वो बना रहता है पेशेंट। ये उसकी हाइपोथर्मिया या लो टेम्परेचर के लक्षण रहते हैं। बच्चों में अगर अपन देखें तो ब्राइट रेड स्किन एंड कोल्डनेस, ठंडी त्वचा, चमकदार लाल चेहरा दिखाई देता है ठंड के कारण। और जैसे जम्मू कश्मीर के बच्चे देखते हैं अपन की बिल्कुल एप्पल जैसे लाल लाल दिखाई देते हैं, वो हाइपोथर्मिया का ही सिम्टम। या तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाने से, हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाने से लाल चेहरा दिखाई देता है, या फिर हाइपोथर्मिया की वजह से भी लाल चेहरा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होने से चेहरा जो है वो पहले पीला पड़ता फिर लाल हो जाता है। इसके बाद लो एनर्जी लेवल, बहुत कम ऊर्जा रहती है, और बच्चा जो है वो स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, काम करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसके ताकत नहीं रहती। डल एंड डेजी, सुस्त और चक्कर जैसे आएंगे। डल डिजीनेस, डिजीनेस का मतलब भी सुस्ती होता है। आलसी, जिसको एक शब्द किया गया आलसी, इस तरह का बच्चा हो जाता है यदि हाइपोथर्मिया से वो पीड़ित है। अब देखते हैं अपन कि कैसे उसको अपन मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज करने के लिए जो अपन करते हैं, तो पहला, मूव टू वार्म क्लाइमेट और रूम, व्यक्ति को गर्म कमरे या आश्रय में ले जाएं। अगर किसी को हाइपोथर्मिया हो गया है, अपन जैसे देखते हैं सड़क के किनारे फुटपाथ पे अगर कोई व्यक्ति पड़ा दिखाई देता है या बर्फ में कोई पड़ा हुआ है, तो उसको तुरंत ले जाके गर्म कमरे में रखते हैं और उसके ऊपर जो कंबल वगैरह बिछा देते हैं। रिमूव विद क्लोथ, व्यक्ति से जो भी गीला कपड़ा पहना है, अगर वो गीला होके आया है तो उसको हटा देते हैं, तुरंत सूखे कपड़े पहनाते हैं और उसको आग वगैरह के सामने तापने के लिए कहते हैं। वार्म द बॉडी विथ ब्लैंकेट्स एंड वार्मर, व्यक्ति को शरीर कंबल का उपयोग किया जाता है और जो हीटर रहते हैं, रूम हीटर, तो उनसे उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो है वो कुछ उसकी मात्रा गर्म हो जाए। शरीर का तापमान बढ़ने के बाद सूखा रखें और उसके सिर, गर्दन सहित उसके शरीर को
एक गर्म कंबल में लपेट दें, जैसा कि, और लपेट के आग तापने के लिए डालते हैं जब तक कि वो हॉट ना हो जाए। उसको बहुत ठंड लगती रहती है, और अगर वो बेहोशी की अवस्था में है तो लेटा है तो भी उसको चेंज करके और कंबल से लिटा के उसके पास आग जला देते हैं। धीरे धीरे उसके आसपास का टेम्परेचर बढ़ेगा और उसको होश आ जाएगा और वो स्वयं जो है वो कांपने लग जाएगा। पेज नंबर 99, दानी सिंह चौधरी। ओके सर। तो गर्म पेय पदार्थ देते हैं, यानी कि ऐसी पेय देते हैं जो कि कोका कहवा जैसे वहां पर चलता है। जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश और ये वहाँ कॉफी और कोका चलता है। कोका जो है वो बहुत स्ट्रांग दाने रहते हैं कॉफी टाइप के, और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं चाय की और कॉफी की तुलना में। तो कोका और कहवा, कहवा भी एक प्रकार का पेय है जो कि गर्माहट लाता है बॉडी में। क्योंकि ये पेय जो है वो कॉस्टली रहते हैं, तो इसी कारण वही लोकल ही उपयोग में आते हैं। और यदि मान लो राजधानी में इसमें उसमें अगर अपन कहें तो ढूंढे तो मिल जाता है वो कॉस्टली, पर वो अपने यहाँ इतनी ठंड नहीं रहती कि अपन उसको उपयोग करें। इसी कारण अपने यहाँ चाय से ही बहुत गर्मी आ जाती है, तो चाय का इस्तेमाल करते हैं, चाय ज्यादा से ज्यादा, कॉफी। बाकी कोका कहवा भी एक प्रकार के पेय हैं। ये बर्फीले इलाके में रहते हैं, और वहां अगर किसी को इस तरह आती है तो वही उसको पिला के और ठीक किया जाता है। विदेशों में कोका कहवा चाय कॉफी की जगह वाइन पिला के उसको ठीक किया जाता है। इतनी सारी कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो, नेट में अभी भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। तो अब जो है वो लास्ट देखते हैं अपन होम्योपैथिक मैनेजमेंट, अपन इसको होम्योपैथी तरीके से किस तरह से ठीक करेंगे। पहला मेडिसिन इसकी एकोनाइटम, बहुत उपयोगी औषधि। शब्द बच्चों ठीक है, परफेक्ट आ रही है। बिट्ठन शब्द का उच्चारण, ये तो हार्ड ब्लॉक में अपन ने बताए थे कि नहीं है लाल जी, है ना। अभी पहले अपन ये कर लें, फिर इसके बाद अपन 5-7 मिनट का टाइम देंगे, उसमें क्वेश्चन या तो बता सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। एकोनाइट नेफिलस जो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है, बहुत उपयोगी औषधि। जब ठंड के संपर्क में आने के बाद उसका उपयोग किया जाता है, जिससे सदमे के मामलों में और हाथ ठंडे झुनझुनी आ जाए, सुन्न पड़ जाए, तब एकोनाइट नेफिलस की जो 30 और 200 की पोटेंसी की डोज है वो देके और इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है। सेकेंड मेडिसिन है आर्निका। आर्निका मेडिसिन जो है वो प्राथमिक उपचार अगर हो जाए या न्यूरोलॉजिकल हो जाए, इसको फर्स्ट बाइट के नाम से जानते हैं कुछ लोग जो है वो, अगर नेट पे सर्च करेंगे फर्स्ट बाइट क्या होता है, FRIST फर्स्ट बाइट का मतलब होता है कि ठंड के कारण किसी चीज का कट जाना। और जो लोग इसमें डॉक्टर लोग हैं उनको एक अनुभव होगा कि कभी वो ठंडी चीज, आइसक्रीम, कुल्फी या बर्फ का गोला या कुछ रखते हैं तो छाले हो जाते हैं, ठंडक। एक तो सहन नहीं होता क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो या तो गर्म चीज, अगर चाय पी लिए या गर्म दूध पी लिया, गर्म सूप ला के दे देते हैं। अब वो टमाटर का सूप इतना गर्म रहता है कि अगर आपने पी लिए तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन में चढ़ जाता है और उसमें छाले होने की संभावना रहती है। तो इसी प्रकार ठंडक चीजें को अगर अपन कभी मुंह में लेते हैं या मुंह में नहीं भी लिए, तो हाथ जो रहते हैं, हाथ अगर लगातार बर्फ का काम कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम कर रहे हैं, ठंडक में है, लगातार वाशरमैन हैंड, वाशरमैन जैसे देखते हैं अपन, धोबी लोग ठंडे पानी में पूरे टाइम कपड़े धोते रहते हैं, तो उनके हाथ जो है वो कट जाते हैं या छाले मुंह कट जाते हैं। उसको कहते हैं फर्स्ट बाइट, FRIST, फर्स्ट, फर्स्ट नॉट फर्स्ट, फर्स्ट बाइट।
तो वो फर्स्ट बाइट जो है वो ये इसमें आता है, ये क्वेश्चन अपना ऑब्जेक्टिव टाइप जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके अंतर्गत आता है। हाँ, फुल्की वाले गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ठंडे का इस्तेमाल करते हैं तो भी उनको फर्स्ट बाइट होने के चांसेस रहते हैं, हाथ कट जाते हैं। तो ऐसे में फिर आर्निका माउंटेना की 30 और 200 पोटेंसी लाभ करती है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कार्बोवेज। जो मेडिसिन है वो बर्फीली ठंड नीली त्वचा के लिए खासकर जब भी स्वस्थ या बेहोशी का अनुभव करे और उसको सांस लेने में तकलीफ हो, तब कार्बोवेज की पोटेंसी 30 और 200 में देते हैं और ऐसी बर्फीली हवाएं चलती हैं, उसमें ये कार्बोवेज काम आता है। फिर नेक्स्ट है कुप्रम मेटालिकम। कुप्रम मेटालिकम मांसपेशियों में ऐंठन के साथ त्वचा का नीला पड़ जाना, त्वचा नीली जो पड़ जाती है अपने आप, उसको हम साइनोसिस कहते हैं। वो साइनोसिस अगर पड़ जाता है तब ये कुप्रम मेटालिकम जो मेटल से बनी है वो काम आती है और इसकी 30 और 200 पोटेंसी, और साथ ही साथ मसल्स वगैरह में ऐंठन हो जाए, स्पाज्म ऑफ द मसल्स, तब इसमें ये दवाई देती हैं। हाइपोथर्मिया के लिए कुछ लोग जो है वो हाथों को भी मलते हैं। अपन देखते हैं कि हाथ जो है वो तेजी से मलें तो भी गर्म हो जाते हैं, और जो प्रभावित व्यक्ति है उसको मालिश की जाती है सिर में, हाथ में, पैर में, ताकि वो जल्द से जल्द गर्म हो सके। अगर कोई गर्म करने का साधन नहीं है तो उसके हाथ पैर की मालिश करके उसको गर्म कर सकते हैं। तो ये हाइपोथर्मिया टॉपिक था जो कि अपन ने खत्म किए। अब इसमें संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो सर जी, हाइपोथर्मिया के मेन कारण क्या होता है, एक बार रिपीट कीजिएगा प्लीज। हाँ, इसका कारण पहला अपन ने बताए थे कि यदि मान लो व्यक्ति जो के द्वारा किए गए कार्य की तुलना में उसके द्वारा लिया गया भोजन कम हो रहा है तो वो उसके ठंडक का कारण बन सकता है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे कि कोई व्यक्ति अगर मान लो 100 बोरे उठाता है और 4 रोटी चावल दाल खाता, 125 बोरे उठाना शुरू कर दिया, 25 बोरे बढ़ा दिया, तो 25 बोरे उठाने की क्षमता के साथ साथ उसको इधर 2 रोटी और बढ़ा देना चाहिए, परंतु डाइट वही रखता है अगर वो, और काम ज्यादा करता है तो उससे भी हाइपोथर्मिया हो जाता है, पहला। दूसरा, अपर्याप्त कपड़े, अगर वो कपड़े पर्याप्त नहीं पहनता, पूरे टाइम घर में लुंगी और बनियान पे घूमते रहता है और कहीं बाहर जाते समय भी कपड़े पर्याप्त नहीं पहनता, तो भी हाइपोथर्मिया हो जाता है। वृद्ध लोगों को हाइपोथर्मिया होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठंडे कमरे में लंबे समय तक रहना, जैसे कि कोई एसी गाड़ी में गया ऑफिस, वहां ऑफिस में एसी में बैठा रहा, लौट के आया फिर एसी गाड़ी में, और घर में एसी में बैठ के और फिर अपना काम कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके बाद आउटडोर जो लॉन्ग टाइम तक किसी इसमें सफर कर रहे हैं, जैसे कि शिकारी हैं अपन ने बताए थे, या और कोई है, तो उनको भी होने के चांसेस रहते हैं। या फिर कांस्टेंट कंटिन्यू किसी ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं, तो शुरू में तो शराब से गर्मी आती है मगर बाद में फिर वो जो है वो ठंडक की ओर ले जा लेता। ये मुख्य कारण है जिसके कारण ब्लड प्रेशर घटता है और हाइपोथर्मिया होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर इसमें इंस्टेंट मेडिकेशन क्या कर सकते हैं सर, अगर ऐसा होता है तो? हाँ, इसमें मेडिकेशन, अगर हाइपोथर्मिया है तो पहले आप उसका ब्लड प्रेशर नापें। अगर हाइपोथर्मिया के साथ साथ उसको ब्लड प्रेशर भी उसका डाउन है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की जो मेडिसिन रहती है वो देते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आईवी फ्लूइड लगा सकते हैं क्या? तो आईवी फ्लूइड बिल्कुल लगा सकते हैं उसको, परंतु उसको ग्लूकोज ना देके आइसोलाइट जो रहती है या दूसरी आइसोलाइट पी है, आइसोलाइट एम है, या आइसोलाइट उसको जो नर्व के इंजेक्शन रहते हैं एमवीआई मल्टी विटामिन जो इंजेक्शन है, या न्यूरो दे सकते हैं। हाँ, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की दवाइयां दे सकते हैं।
तो उससे भी ठीक हो जाता सर है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है क्या हाइपोथर्मिया में? नहीं, घट जाती है, फिर भी अपन उसको ग्लूकोज नहीं देते, क्योंकि ग्लूकोज की जो तासीर है वो ठंडक वाली है, इसी कारण उसको ग्लूकोज नहीं दिया जाता। उसको आइसोलाइट या दूसरे जो फ्लूइड्स आते हैं उसकी मात्रा दी जाती है। और जब वो 1 या 2 बॉटल में उसका ब्लड प्रेशर सही है। सर जी कैल्शियम सैंडोज इंजेक्शन कैसा रहेगा? टेम्परेचर कैल्शियम सैंडोज इंजेक्शन। हाँ, कैल्शियम सैंडोज देने का कारण आप बताएं कि उसमें कोई गर्मी तो बढ़ती नहीं, वो तो कैल्शियम का है। पीयूष कुमार जी, सर जी ने जो बताया है वही नॉलेज है हमारे लिए। सर जो अल्कोहल लेते हैं लोग, तो सर अल्कोहल लेने से ब्लड प्रेशर हाई होता है कि लो होता? पहले 2 घंटे में हाई होता है और उसके बाद फिर वो लो हो जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। कैल्शियम सैंडोज नहीं दे सकते। कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम सैंडोज है, ये इसकी जरूरत नहीं रहती। हाइपोथर्मिया में कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं सर? बोलिए शर्मा जी। टोटल बॉडी होएगा। हाइपोथर्मिया में अभी शायद किसी ने पूछा भी था हाइपोथर्मिया में। हाइपोथर्मिया के कारण सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होती है वो होती है किडनी, और किडनी में क्योंकि ब्लड का प्रेशर से जाना जरूरी रहता है। जैसे आप जो है वो चाय छानते हैं छन्नी से, तो उसमें ऊपर से जो है वो चाय डाली जाती है ताकि प्रेशर से वो चाय छन जाए। ऐसी किडनी है, किडनी को अगर प्रेशर से ब्लड नहीं मिलेगा तो वो नहीं छान पाती। उसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ब्लड ऐसा जाए वो बर्दाश्त नहीं होता, उसको प्रेशर से ही जाएगा तभी वो होगा। इसी कारण लो ब्लड प्रेशर वालों को या अपने इसमें जो कम उसमें है, उसमें लो ब्लड प्रेशर वालों को यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसका कारण क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर से पसीना वगैरह नहीं निकलता, और अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़िया है तो उसको बार बार यूरिन होगी। पर यदि मान लो ठंड के दिनों में पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है, पसीना भी नहीं निकल रहा है, तो उसके पेशाब की मात्रा कम हो। सर पेशेंट को जो 104-5 डिग्री बुखार होता है तो उसमें डायरेक्ट डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन या बोवेरन वगैरह नहीं देना चाहिए ना? पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, परंतु पहले उसको हाइपोथर्मिया से उबारना चाहिए ताकि वो ठंडक उसके बॉडी से हट जाए और वो खुद को स्वस्थ महसूस करे, और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर ब्लड प्रेशर उसकी उम्र के हिसाब से नॉर्मल है तब उससे पूछें कि और कोई कंप्लेंट तो नहीं है। दर्द की कंप्लेंट कर रहा है तो वो विरान दें, पैरासिटामोल दें, फीवर है तो वो फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं पहले से। लेकिन डायरेक्ट अगर फीवर लेके आया है तो तुरंत उसको मतलब नहीं देना चाहिए, है ना? हाँ, उसका वेट करना चाहिए। जितने भी पैरामीटर हैं वो पेशेंट के पहले नापें, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बीपी-टीपीआर जिसको अपन बोलते हैं, बीपी-टीपीआर जब तक नहीं नापते तब तक उसका ट्रीटमेंट ना स्टार्ट ना करें। सिम्टम बेस पे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि कई बार सिम्टम जो है वो बीपी-टीपीआर से मैच नहीं करते। नेक्स्ट सर हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका हाइपोथर्मिया? हार्ट का रेट घट जाएगा, हार्ट रेट जो है वो घट जाएगा। किडनी इफेक्ट करेगी जैसे हमने बताया थे, उसके बाद लीवर इफेक्ट करता है, फिर हार्ट जो है वो इफेक्ट करता है। पेशेंट को जो है वो हार्ट का अटैक आने की संभावना हो जाती है, और नर्वस सिस्टम इफेक्ट करता है। उसकी बॉडी एक जो होता है बदन दर्द बहुत ज्यादा जो होता है उसका कारण रहता है कि ब्लड प्रेशर नहीं पहुंच रहा है, सोडियम की हार्ट रेट भी कम हो जाएगा। गुंजना क्या पूछ रही हो? सोडियम की कमी से क्या झटके आने का चांस रहता है क्या ऐसा?
हाँ, सोडियम जो रहता है, नमक को अपन बोलते हैं, तो सोडियम की मात्रा अगर कम हो जाए तो लो बीपी होता है, और उसका बढ़ जाए तो हाई बीपी होता है। तो सोडियम क्लोराइड अगर बढ़ेगा तो पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, ओके सर। सर इलेक्ट्रॉल पिला सकते हैं क्या इसमें सर? नेक्स्ट सर इलेक्ट्रॉल पिला सकते हैं क्या इसमें सर हाइपोथर्मिया में? इलेक्ट्रॉल ओआरएस। हेलो, अगर डिहाइड्रेशन है उसको तो पहले आप डिहाइड्रेशन चेक करें। डिहाइड्रेशन होने पे इलेक्ट्रॉल या ओआरएस दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉल में फिर वही ग्लूकोज रहेगा, और ग्लूकोज जो है वो ठंडा रहता है, तो इसी कारण उसको डिहाइड्रेशन चेक करने के बाद डिहाइड्रेट है तो उसको चम्मच से दे सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं रहती ओरल। सर डिहाइड्रेशन चेक कैसे करेंगे सर? डिहाइड्रेशन चेक करने के लिए सबसे पहले उसकी बॉडी देखें सूखी है क्या, और उसका माउथ खुलवाएं, और ओरल में चेक करें टार्च से कि उसका माउथ में सूखापन है क्या। अगर सूखापन नहीं है, गीला है तो डिहाइड्रेट नहीं है, सूखा है तो बच्चों के केस में हाथ की जो उंगली रहती है उसको धो के और फिर माउथ से अंदर पोछा लगाया जाता है, और बाहर देख के उंगली निकाल के, तो उसमें उंगली अगर सूखी निकलती है तो डिहाइड्रेशन है, नहीं निकलती है तो इसका मतलब कि डिहाइड्रेशन नहीं। इसके बाद ये ऊपर की पलकों को ये ऐसा खींच के देखते हैं, ये पलकें जो है वो खींच जाती हैं इजी, या पेट की चमड़ी ऊपर खींच जाती है तो मतलब डिहाइड्रेशन के साइन है। हेलो सर। हाँ सर बीपी जब 120/80 होता है, जब नीचे वाला ज्यादा कम हो जाता है, जैसे 100/50 हो जाते हैं, तो क्या क्या नीचे वाला क्या क्या परेशानी हो सकता है? पूछिए। आज कट गई। हेलो सर। हेलो बोलिए। सर बीपी जब 120/80 रहता है, जब उससे कम हो जाता है, नीचे वाला ज्यादा कम हो जाता है, जैसे 100/50 हो जाते, तो क्या क्या परेशानी हो सकता है सर? हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बीपी या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और जैसा आप बता रहे हैं कि सिस्टोलिक डाउन रहता है, और ये कम से कम 2 दिन तक रहता है तो कोई परेशानी नहीं, पर यदि मान लो ये लगातार उसको रहेगा तो उसकी किडनी जो है वो फेल होने की संभावना रहती है। ARF कहते हैं जिसको, एक्यूट रीनल फेलियर, तो वो लो बीपी वाला पेशेंट जो है वो किडनी फेल से सफर कर सकता है। तो इसलिए ब्लड का प्रेशर नॉर्मल रहना जरूरी है, ना तो बढ़ा रहना चाहिए और ना ही घटा रहना चाहिए। इसीलिए कोई पेशेंट आता है और जरा भी आपको डाउट होता है तो आप ब्लड प्रेशर अवश्य नापें, टेम्परेचर अवश्य लें, पल्स अवश्य, उसका पैरामीटर आप लेंगे तो पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन होता है, और अपन को भी पता लग जाता है। कई बार ऐसे पेशेंट पकड़ा जाते हैं कि जिनको अपन सोच रहे थे ब्लड प्रेशर ना लें, और जब लिए तो 180/100 आता है उसका ब्लड प्रेशर, तो ऐसे में फिर अपन जो है वो मेडिसिन का चयन कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो कल कंटिन्यू करेंगे अपन इंसेक्ट बाइट से। इंसेक्ट बाइट या कीड़े काटने के जो अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक है। आज सभी को जन्माष्टमी पूछना था। चेक करते हैं सर। हेलो सर जो 80 मीटर से जो चेक हम क्या कर सकते हैं सर कंप्लीट जो है कैसे चेक करेंगे? क्या किया जा सकता है? एक जन पूछे। आशुतोष ठेकेदार जी, आप क्या पूछ रहे हैं, बस पहले वो बताएं। बोल रहा हूँ सर, लो प्रेशर को, जो लो बीपी रहते हैं उसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? लो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए ग्लूकोज की बोतल लगाएं, और पेशेंट को जो है वो गर्म चीजें पिलाएं, चाय कॉफी वगैरह। उसके अटेंडर को बोलो कि उनके लिए चाय लेके आओ। अगर वो चाहता है कि नहीं आप तो बॉटल लगा दो, तो फिर बॉटल लगा के फास्ट देते हैं बॉटल जब भी ब्लड प्रेशर। हाँ,
सब फास्ट माइक म्यूट करें। ऐसा कोई टैबलेट वगैरह नहीं है जैसे सर उससे उसकी सपोर्ट से थोड़ा ज्यादा अच्छा बीपी बढ़ सकते हैं जैसे मल्टीविटामिन और से? हाँ, कुछ मेडिसिन इनसे बढ़ने की संभावना नहीं रहती है। मल्टीविटामिन दें या विटामिन सी डी, इनसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना मुश्किल रहता है। आप ग्लूकोज की बोतल में ही जो है वो मल्टीविटामिन या वो डाल सकते हैं ताकि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। बाकी ओरल इन चीजों का हमने इस्तेमाल बताया। नमक के पापड़ भूंज के दे दें, पापड़ भूंज कर दे दें चने का, तो वो तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि वो पापड़ में खार रहता है जैसा सभी लोग जानते हैं, तो वो खार से वह ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नमकीन रहते हैं जो मार्केट में 5-5-10 रुपए के नमकीन आते हैं, टेस्टी नमकीन जो दारू के साथ लेते हैं, वो खिला दें तो एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सर जैसे मल्टीविटामिन हो गया, विटकोफॉल हो गया, बी कॉम्प्लेक्स का हो गया, नीरूबयान हो गया, ये ऐसे जैसे क्या बोलते हैं फ्लूइड वगैरह में डाल देते हैं, तो ऐसा कौन सा है जो मतलब आगे में नहीं देना चाहिए डाल के फ्लूइड में? सोडियम वाटर लगाने से ज्यादा फायदा है सर। न्यूरोबियान का इंजेक्शन जो है वो बॉटल में नहीं डालते, वो इंट्रामस्कुलर ही देते हैं न्यूरोबियान। मल्टीविटामिन दे सकते हैं उसमें। वैसे कुछ न्यूरोबियान हमने देखे आईवी भी आते हैं, मगर उनको आईवी ना दें, उनको जो है वो इंट्रामस्कुलर ही दें न्यूरोबियान। बाकी मल्टीविटामिन और दूसरे आप दे सकते हैं। सर ये ऑक्सीमीटर से जो नापते हैं सर, MBI हो गया, पॉलीबी हो गया, ये बोतल में कर सकते हैं आप। सर क्या जो है पता कर सकते हैं? हाँ, खलील अहमद जी पूछ रहे हैं कि जो पल्स ऑक्सीमीटर से अपन नापते हैं उसका क्या, उसका नॉर्मल रहता है 100 ऑक्सीजनेशन रहना चाहिए, यानी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा 100% रहना चाहिए, उसका कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। अब अगर मान लो 97 आता है, 98 आता है तो ठीक है, उसको पेशेंट को काम भी कर रहा है तो उसको यूटिलाइज नहीं हो रहा, क्या ठीक है ना, तो यूटिलाइज हो रहा है इसी कारण। बाकी 100% रहना चाहिए उसको। सर किसी का देखा है हमने 85 तक हो जाता है सर, उससे क्या दिक्कत होती है? फिर उसको ऑक्सीजन लगाना पड़ता ना। अगर 50 तो बहुत कम हो जाता है, वो तो 80 तक पहुंचते पहुंचते ही जो है वो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है सर, मेरी क्वेश्चन पूछो पूजा। सर फॉरेनहाइट में जैसा 95-96 रहता है तो आप एक जने करके पूछे भैया। ऑन हेलो, जरा पूजा की बात सुन ले। पूजा कटकानी बोलो। हेलो हेलो बोलो। सर एक्चुअली मेरे टीथ में आरसीटी करवाया था, उसके बाद से मेरे सिर में बहुत पेन है, तो उसका कोई रीजन हो सकता है? डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे हैं। हाँ बिल्कुल रीजन हो सकता है कि जो दांत को सप्लाई करने वाली नर्व है वो फेस को, हार्ट को और सिर को ये भी सप्लाई करती है, जिसको अपन कहते हैं इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ये इंफीरियर एल्वियोलर नर्व बहुत खतरनाक रहती है, क्योंकि हार्ट अटैक के केस में अपन ने बताए थे कि जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसके नीचे का जबड़ा भी जो है वो दर्द करने लगता है, गर्दन दर्द करने लगती है, क्योंकि ये नर्व जो है वो यहाँ से होते हुई, गर्दन छोटी सी जगह रहती है, वहीं से जाके हार्ट को सप्लाई करती है। तो उसको आप दिखाएं कि अगर हेडेक है तो कहना जब से मैंने TCR कराई हूँ तब से मेरे सिर में दर्द है, तो आप उसका इलाज करें। ये जरूरी है कि उसको उसी से रिलेटेड है। सर ये न्यूरो सर्जन अगर सीटी स्कैन बोले तो सीटी स्कैन या MRI क्या करवाना चाहिए? इसमें कुछ नहीं करवाना चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं है। वो तो जो दांत वाले जिससे आपने कराए हैं डेंटिस्ट से, उसको डायरेक्ट दिखाएं, उसमें सीटी स्कैन की जरूरत ही नहीं है ना। आप जो है वो जो दवाई आपने दिए हैं या जो भी सर्जरी किए हैं तो उसको पहले आप करेक्ट। हाँ सर एक्चुअली वो डेंटिस्ट रेडी नहीं हो रहे, बोल रहे हैं हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, तो
हेड वाले को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? कि 1 महीना हो गया, बैक साइड का हेड में पूरा पेन है सर। हाँ, तो फिर किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए आप, अगर वो दांत की वजह से नहीं है तो ठीक है ना। हो सकता है कई बार कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डिसीज रहती है। हाँ, लक्ष्मी नारायण साहू जी क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताएं फिर हम बंद करेंगे। अच्छा, माइक म्यूट कर दी। ठीक है, तो फिर अपन कल क्लास करेंगे और बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। हेलो।